हैं। लोकसभा का रण सज चुका है और सभी की नजरें अब सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। यूपी की 80 सीटों का किस्सा सियासत के द्वार में एंट्री के लिए मजबूती का काम करेगा, तो हरियाणा और उत्तराखंड की 15 सीटों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। अब सभी दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और अभी यूपी में कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। हरियाणा और उत्तराखंड में भी सियासी उठापटक जारी है और हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साथ लिया है, तो उत्तराखंड में भी माहौल अब हल्की सर्दी की तरह है। यानी सियासी गर्मी में पहाड़ी ठंड क्या गुल खिलाती है, इसे बताने में तो वक्त लगेगा, लेकिन यहां भी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो देखिए, लोकसभा का शंखनाद या यूं कहें कि बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 80 सीटों की अगर बात कर ली जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र में ये यात्रा पूरी हुई और ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया गया और लगातार यूपी में ये बात कही जा रही है कि बीजेपी 80 की 80 सीटों को जीतेगी। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिसने यहां पर जीत हासिल कर ली वो सत्ता पा जाता है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राकेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा ईशा, आपके पास आते हुए, देखिए लोकसभा का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। लोकसभा के चुनाव का ऐलान होने के बाद किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, ईशा? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक उठापटक हरियाणा की राजनीति में हुआ है। और आपको तस्वीरें एक बार लाइव हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जो नवनियुक्त यहाँ पर मंत्री बने हैं, बीजेपी के विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जश्न का माहौल यहाँ पर है। क्योंकि देखिए, पहले मुख्यमंत्री को यहाँ पर हटाया गया, नायब सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर लाल खट्टर की जगह। और उसके बाद जो आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। जश्न का माहौल यहाँ पर है। थोड़ी ही देर पहले हरियाणा राजभवन में, और आप देखिए आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं उनमें जश्न का माहौल है। और लगातार यहाँ पर अगर बात करें, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। और जिस तरीके से आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो ऐसे में देखिए हरियाणा के जो कदावर नेता माने जाते रहे हैं अनिल विज और पूर्व गृह मंत्री, वो आज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे और ना ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। क्योंकि जिस तरीके से तल्ख तेवर यहाँ पर अनिल विज ने दिखाए थे, उसको लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें बीजेपी आला कमान की, तो उन्होंने भी तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अनिल विज को ना ही मनाया गया और ना ही उन्हें निमंत्रण भेजा गया आज के शपथ ग्रहण समारोह का। और ऐसे में क्योंकि माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही हरियाणा का कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार किया है। क्योंकि इसके बाद ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। तो हरियाणा की अगर बात करें, 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने चुनाव प्रचार का आगाज भी आज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज करनाल के घरोंडा में पहुंचने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी में कई जो कदावर नेता हैं दिल्ली में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में जेपी नड्डा नहीं पहुंचे हरियाणा। और करनाल में प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने यहाँ पर जो रैली है उसका आगाज किया। और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नवनियुक्त नायब सिंह सैनी भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल हरियाणा में बज चुका है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं, तो पंजाब में अभी नामों पर
चर्चा की जा रही है। अकाली दल के साथ गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा है, क्योंकि अकाली दल 8 से 9 सीटें यहां पर मांग रहा है। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं, तो ऐसे में अगर गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि 13 की 13 लोकसभा सीटों में वो चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गुरदासपुर, जो कि परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, विनोद खन्ना 4 बार जीते हैं वहां से चुनाव। उसके बाद 2019 की अगर बात करें, सनी देओल को वहां से उतारा गया था विनोद खन्ना के देहांत के बाद, तो वहां पर सनी देओल को चुन तो लिया गया गुरदासपुर की जनता की तरफ से, लेकिन सनी देओल ही अपने हलके में पहुंचे नहीं और जो जनता है गुरदासपुर की नाराज चल रहे हैं। और समय की करवट ऐसी है कि 2019 में सनी देओल के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था, सुनील जाखड़, इस वक्त वो बीजेपी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ को भी वहां पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा होशियारपुर से भी बीजेपी जीती थी 2019 में, सोम प्रकाश वहां से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। इस बार वो टिकट की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी एज भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी उन्हें टिकट देती है या नहीं। और भी सहयोगी और देखिए आज जिस तरीके से कोने से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। निशा, बात हम जब उत्तर प्रदेश की करते हैं तो सबकी निगाहें आकर टिकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पे सर्वाधिक लोकसभा की सीटें पाई जाती हैं। और हम 2014 चुनाव की बात करें या 19 की बात करें, ये दो चुनाव ऐसे थे जहां पे जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आई तो यहाँ की जनता ने प्रदेश की 80 सीटों में से 70 प्लस सीटें देने का काम भारतीय जनता पार्टी की झोली में भरने का काम किया। और शायद वही मुख्य कारण था कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है कहावत को चरितार्थ भी किया। यहाँ की जनता मोदी की नीतियों की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी नीतियों की बात कर लें, जनता में कहीं इस तरह की नाराजगी भी नहीं दिख रही है। और इसीलिए बीजेपी का अगर कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाए या उसका आत्मविश्वास कहा जाए, इसीलिए बढ़ा हुआ है। इसीलिए 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है कि इस बार हम 80 जीतेंगे। यद्यपि 80 में 80 जीतना बहुत कठिन है, लेकिन अगर ये पिछले रिकॉर्ड को भी दोहराते हैं, 70 प्लस रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी विजय होगी। और शायद दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश आसानी से कर भी सकता है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पे इसीलिए बार बार हमलावर भी है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं से अपनी खामियों को दिखा रहा है या दिखाते हुए दिखाई दे रहा है कि अभी तक उसकी ये स्ट्रेटजी नहीं बन पाई है कि दोनों नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, एक साथ आखिर कब मंच साझा करेंगे और कब ऐसी रणनीति बनाएंगे कि वो पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए निकलेंगे, या सीटों की शेयरिंग कैसे करेंगे। सीटों का एक घोषणा तो ओरली कर लिया गया कि 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, बाकी पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लेकिन अभी तक रायबरेली अमेठी तक का उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। वहाँ भी सस्पेंस बना हुआ है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। और शायद विपक्ष की यही कमजोरी बनती जा रही है कि लड़ना तो उनको मोदी से है, लेकिन मोदी जितना मेहनत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी तक गठबंधन के प्रत्याशी भी तय नहीं हो पाए हैं, और प्रत्याशी तय करने में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से काफी आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी देहरादून से मेरे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस केवल 3 ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर पाई है। बिल्कुल, देखें उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, और आज 5 सीटों पे अपने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। खासतौर पे अगर हम देखें तो भाजपा ने जो अपनी पूरी तैयारी है वो कहीं ना कहीं मीडिया से साझा की है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भाजपा ने ये तय किया है कि राज्य के 5 लोकसभा सीटों पे जो नामांकन का जो दिन होगा, उस दिन जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे नामांकन के समय। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली निकालने की जो तैयारी है वो भाजपा ने तय कर ली है। खासतौर पे अगर हम देखें तो जो तारीख तय किया गया है 22 तारीख का वो दिन रहेगा जब देखने को मिलेगा अल्मोड़ा की सीट पे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं
अजय टमटा जो प्रत्याशी हैं वहाँ भाजपा के, वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो 22 तारीख को ही हरिद्वार सीट पे ही नामांकन होगा, लेकिन हरिद्वार सीट पे ऑनलाइन तरीके से नामांकन का जो फॉर्म है वो जो प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं उसके ठीक बाद यानी कि 23 तारीख को हरिद्वार में एक बड़ा जनसभा होता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं एक रैली पूरे हरिद्वार जिले में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी प्रकार से 26 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट के लिए, जिस दिन वहां अपने प्रत्याशी भाजपा नामांकन के लिए लेके जाएगी और इस दौरान भी सूबे के मुखिया मौजूद रहने वाले हैं। इसी प्रकार से 27 तारीख का जो समय है वो नैनीताल सीट के लिए रखा गया है, जहां प्रत्याशी अजय भट्ट हैं और वो अपना नामांकन पेश करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भाजपा ने अपने चुनावी अगला कदम आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं अपने नामांकन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं तेज करने का काम किया है। कल 20 तारीख है और 20 तारीख से जो नामांकन के पर्चे हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं भाजपा के अलावा अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर अन्य दल हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को लेके मंथन जो कर रही है वो भी आजकल में मंथन करने के बाद कहीं ना कहीं नामांकन की प्रक्रिया में आगे आएगी। लेकिन अगर हम देखें जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के प्रदेश के अंदर, सबसे बड़ा जो पार्टी है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस ने अभी तक 2 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो नहीं कर पाई है। खासतौर पे वो महत्वपूर्ण सीट हरिद्वार की है जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस से कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारेगी। क्योंकि हरिद्वार अगर हम देखें तो सब देश भर की लोगों की जो निगाहें इस वक्त हरिद्वार पे टिकी हुई है, क्योंकि हरिद्वार हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड के अंदर। हालांकि पौड़ी भी हॉट सीट है, लेकिन हरिद्वार में जिस तरीके से कि इस बार की रणनीतियां देखने को मिल रही है, जो समीकरण है हरिद्वार के जो विभिन्न इलाके हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर, रुड़की, मंगलौर, ये ऐसे इलाके हैं जहां अन्य दल काफ़ी मजबूत देखे जाते हैं। चाहे हम बसपा की बात कर लें, सपा की बात कर लें, इनकी काफ़ी पकड़ है और ऐसे में वहां से कई ऐसे विधायक भी इन क्षेत्रीय पार्टियों की रही है, चाहे वो निर्दलीय हो वर्तमान में, तो वो काफ़ी मजबूत बनाए हुए हैं। लेकिन लगातार जो वोट परसेंटेज रहा है वो भाजपा के पक्ष में रहा है और जो लक्ष्य भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया है 4-5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार उनकी जो कसरत है वो इन दिनों हरिद्वार के विभिन्न इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि लेकिन चंडीगढ़ से लगातार मेरी ईशा ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी अब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पर निकल पड़ी है। देखिए हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप भी उसी का जिक्र कर रही थी अब से थोड़ी देर पहले, तो हरियाणा की जिस तरीके से बात कर ली जाए तो हरियाणा में जातिगत समीकरणों को साधते हुए किस तरीके से जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उन्हें भी हटाया गया। जेजेपी से नाता तोड़ना एक बहाना था, लेकिन दूसरा कार्यकाल 2014 में भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज हुई थी पूर्ण बहुमत के साथ। 2019 में महज 40 सीटें ही मिली, 75 पार का नारा था, 40 में सिमट गई बीजेपी और यहाँ पर जेजेपी का कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ा। देखिए अगर हम बात करें बीजेपी की, अगर बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करती है। अगर हम दूसरी तरफ जेजेपी की बात करें तो जेजेपी और कांग्रेस जाटों की राजनीति करती है, तो ऐसे में बीजेपी को फायदा जेजेपी से अलग होने में ही था। और दूसरी तरफ जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो इसे साधने की पूरी कोशिश भी यहाँ पर आज के कैबिनेट के विस्तार में हमने देखा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से किया गया। लेकिन ये भी कहना जरूरी होगा कि जिस तरीके से 2014 से पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं थी, महज 3 ही विधायक होते थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें एक नाम अनिल विज का भी है। 2014-2019 में कार्यकाल में बीजेपी आती है और 9.5 के कार्यकाल में बीजेपी से कहीं ना कहीं मुखर होती नजर आ रही थी जनता, खासकर मुख्यमंत्री की वजह से। तो ऐसे में क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के रहे हैं उसमें भी जो प्रदेश की जनता है वो अपने मुद्दे उठाती रही है और यही वजह है कि
जो मुख्यमंत्री हैं उनका विरोध भी हमने देखा कि किस तरीके से हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि अगर हम खट्टर की बात करें तो वो आरएसएस से जुड़े हैं, पुराने नेता रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये केंद्र की नीतियों पर लड़ा जाता है और चेहरा प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी ही है, उनके नाम पर ही ये वोट पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस गठबंधन है उसे कड़ी टक्कर देता हुआ यहाँ पर बीजेपी ही नजर आने वाली है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा के जो मुद्दे रहते हैं वो राज्य मुद्दे रहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, और ऐसे में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो क्षेत्रीय मुद्दों पर होंगे। और हरियाणा की बात करें तो वहां पर वापस आपके पास लौटूंगी। राघवेंद्र प्रताप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आरएलडी का जाना सपा के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि सपा को एन वक्त तक नहीं लगा था कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाएगी, लेकिन आरएलडी का एनडीए में शामिल होना सपा के लिए कितना बड़ा झटका है जब पश्चिम यूपी को हम देखते हैं। निशा, अगर पश्चिमी यूपी की हम बात करते हैं तो विपक्ष के पास दो मजबूत हथियार थे, एक किसानों की बात करना और गन्ना किसानों के भुगतान की बात करना। और जब हम गन्ना किसानों या किसानों की बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी एक बहुत बड़ा चेहरा होता है, क्योंकि चौधरी साहब की वजह से चूंकि किसान नेता थे तो इसलिए बहुत महत्व पश्चिम के लोग देते हैं, वो चाहे जाट हों या गुर्जर हों, चूँकि उनकी एक ही पहचान होती है कि किसान है। तो अखिलेश यादव या तो भांप नहीं पाए या वो गठबंधन की जो शर्तें थीं उसको तय नहीं कर पाए, और शायद यही कारण था कि जयंत चौधरी चुनाव के ऐन वक्त पहले एनडीए के हिस्सा हुए, और अब सरकार में भी उनकी, अगर राज्य सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनके पार्टी के विधायक अब मंत्री भी बन चुके हैं, तो सरकार के हिस्सा भी बन गए हैं। अखिलेश यादव के लिए उसकी भरपाई करना अब शायद संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से उस तरह का सामंजस्य इनका नहीं बैठ पा रहा है कि पश्चिमी सीटों पर किसको टिकट दिया जाए और किसको खड़ा करके जिताया जाए। और आरएलडी का जाना समाजवादी पार्टी के लिए वैसे ही है जैसे कि अब उनकी यात्रा कैसे नैया पार होगी चुनाव की, वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि विपक्ष अभी तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं तय कर पाई है, और प्रत्याशियों के नाम तय की भी है तो उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया है कि अब तक 4 सीटें अगर ओबीसी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी अगर 4 ओबीसी उम्मीदवार यादव उतारी है तो चारों उनके घर के हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर हमलावर है कि क्या ओबीसी में अन्य जातियां नहीं हैं या परिवार से अलग हटकर और कोई नेता नहीं है, कि केवल अपने ही पार्टी के चाचा और भतीजे को और भाई को टिकट दिया गया। तो एक जो भरपाई आरएलडी के जाने से हुआ है, और दूसरा टिकट बंटवारे की जो चुनौती हो रही है वो समाजवादी पार्टी को भारी पड़ते हुए दिखाई रही है, क्योंकि जयंत चौधरी जब से एनडीए के हिस्सा बने हैं वो समाजवादी पार्टी पे हमलावर भी हैं, और उनकी पूरी मंशा है कि पश्चिमी यूपी में जो हारी हुई सीटें थी उनको भी जिताकर एनडीए को मजबूत करें। जी निशा। ठीक है, ज्ञानेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, वही बात कर ली जाए, देखिए जहां पर बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान, 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस का अभी 2 सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर 2 सीटों पर अभी तक नाम अनाउंस नहीं किए गए हैं कि आखिर कौन लड़ेगा। वही बात अगर हम हरिद्वार की कर लें, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे होंगे, लगातार वो रोड शो कर रहे हैं और लगातार जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ कौन जो है टक्कर में है उसका नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल, देखें आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की, और ऐसे में उत्तराखंड के भी 2 सीटों को लेके कहीं ना कहीं मंथन हुआ है। खासतौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से पार्टी के आला कमान ये चाहते हैं कि हरीश रावत को चुनावी मैदान में हरिद्वार से उतारा जाए, लेकिन हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया है लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं से, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि उनके पुत्र वीरेंद्र रावत या फिर उनकी पुत्री को अनुपमा रावत को चुनाव मैदान में उतारा जाए, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। इसके अलावा जो दावेदारों की लंबी लिस्ट है जिसमें करण मेहरा का भी नाम आ रहा है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो हरीश रावत ही पहली पसंद है पार्टी की। जो दिग्गज नेता दिल्ली में बैठे हैं कांग्रेस के, वो लगातार हरीश रावत को चुनावी खेमे, जो खेमा है चुनाव के दौरान, उन्हें ही चुनाव में हरिद्वार से प्रत्याशी बनाना चाहता है, क्योंकि अगर समीकरण देखें तो इसके पहले वो हरिद्वार से वो सांसद रह चुके हैं, और ऐसे में हरिद्वार में उनका एक कहीं ना कहीं एक बड़ा जनता के प्रति एक विश्वास और एक बड़ा दल उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर भी आता रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बड़ा नाम है, और उसके सामने अगर कोई टिक सकता
लगता है तो हरीश रावत ही टिक सकते हैं। और कांग्रेस इस बात को भली भांति अब समझने लगी है। यही वजह है कि इतना समय ले रही है प्रत्याशी के ऐलान को लेके। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कल तक जो प्रत्याशियों का ऐलान है संभवतः होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि 19 अप्रैल को ही मतदान है, समय काफी कम है। और ऐसे में कांग्रेस को अपने पत्ते जो हैं वो खोलने की आवश्यकता अब ज़्यादा होने लगी है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर हरीश रावत चुनावी मैदान में आते हैं तो कांटे की जो टक्कर है देखने के मिलेगी। लेकिन अगर चुनावी आकलन अगर पिछले 2 बार का देखें तो वोट परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा का ज़्यादा रहा है। तो उस हिसाब से अभी अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो भाजपा प्लस पॉइंट में हरिद्वार सीट पे नजर आ रही है। हालांकि अगर हम देखें तो प्रत्याशियों के चयन के मामले में कांग्रेस काफ़ी अभी तक कमज़ोर है। नैनीताल सीट पे भी वो अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि वहां से यशपाल आर्या जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और पिछली कैबिनेट में वो भाजपा में मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम कांग्रेस से काफ़ी आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। और संभावनाएं हैं कि इन सभी से बातचीत जो हो रही है और जो कहीं ना कहीं कई नेताओं ने चुनाव लड़ने तक से मना किया है, जैसे कि जानकारियां आ रही हैं। और उम्मीद है कि कल तक दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो होता हुआ नजर आएगा। और संभवतः कांग्रेस भी पूरी दमखम से जो नामांकन है वो करती हुई नजर आएगी। बहरहाल अगर हम देखें तो पौड़ी सीट पे जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूती थी चुनाव प्रचारों के दौरान, जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से देखा जा रहा था। और कहीं ना कहीं इस बात को भली भांति भाजपा ने समझा। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो पौड़ी क्षेत्र के जो बद्रीनाथ के विधायक हैं कांग्रेस के, उनको कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल कराने का काम भाजपा ने किया। और परसों हमने ये देखा कि किस तरीके से राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक थे, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराया गया। क्योंकि लगातार इस बात को भाजपा समझ रही थी कि पौड़ी में वो जिन क्षेत्रों में कमजोर चल रही थी, क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे रहे वो भी इस बार चुनाव में हावी हो रहे थे। हमने ये पिछली बार देखा था कि जो जोशीमठ का इलाका था, भू दसाव की वजह से एक इंटरनेशनल इशू बना था पर्वतीय क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा था जो भाजपा को घेरने का काम कर सकता था। ऐसे में उस इलाके के जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं भाजपा ने साधने का काम किया और कांग्रेस के विधायक को भाजपा की सदस्यता दिलाने का काम किया। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, राघवेंद्र और ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने